ये कहती है कि जो टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस होता है, वेयर नो एप्लीकेशन इज़ टू बी मेड एंड नो टाइम इज़ स्पेसिफिक। ये सेक्शन हमें ये बताती है कि जिस वक्त जो प्रॉमिस ही है, ठीक है, वो आपको नहीं कहेगा कि मेरा प्रॉमिस फुलफ़िल करो और आपने ख़ुद फुलफ़िल करना है। यहाँ पर नो एप्लीकेशन इज़ टू बी मेड का ये मतलब है एंड नो टाइम इज़ स्पेसिफाइड, और कोई टाइम भी स्पेसिफिक नहीं है, तो फिर टाइम ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगा। नो एप्लीकेशन इज़ टू बी मेड का ये मतलब है कि मतलब जिसका प्रॉमिस आपने फुलफ़िल करना है, उसके कहने के बगैर आपने उस प्रॉमिस को फुलफ़िल खुद करना है, ठीक है। अब एग्जांपल देखो, ए ने प्रॉमिस किया बी से, देखो इसकी एग्जांपल ऐसे लो कि ए ने प्रॉमिस किया बी से कि मैं आपको बर्थडे केक जो है वो डिलीवर करूँगा ऑन 40th अगस्त, ठीक है। वो क्या करता है कि 40th अगस्त के बजाय वो आपको 17 अगस्त को जो है वो डिलीवर कर देता है, ठीक है। तो आफ्टर 14 अगस्त उस केक की ना वो अ, मतलब वो फ्रेश भी नहीं होगा, उसकी फिर आपको ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। वो आपको एक इवेंट के लिए चाहिए था, वो इवेंट भी गुजर गया। तो वहाँ पर देखो आपने उसे चीज़ तो डिलीवर की, लेकिन वहाँ पर आपने उसे रीज़नेबल टाइम के अंदर डिलीवर नहीं की। अब एक बंदा है वो शॉपकीपर से कहकर आता है कि आपका ये जो काम वर्कर है, आप इसे मिल्क जो है वो देकर भेज दें, ठीक है। और आप वो देखें वो क्या करते हैं कि 6 दिन बाद बेचते हैं, ठीक है। किसी के घर गेस्ट आए हुए हैं, उन्हें चाय बनानी है, ठीक है, दूध नहीं है, वो गए हैं और आपने क्या किया, 6 दिन बाद बेचा है, तो वो रीज़नेबल टाइम नहीं है, ठीक है। तो रीज़नेबल टाइम जो है वो मुनासिब वक्त के अंदर अंदर, ठीक है। अब देखें, अगर एक बच्चा है लाइब्रेरी की वो बुक्स मंगवाता है ग्रेड 9th की, आप उसे 1 साल बाद देते हैं जब वो 10th क्लास में पहुंच गए, तो वो फिर रीज़नेबल नहीं है। आपने डिलीवर तो किया। तो यहाँ पर वो ये कहते हैं कि एग्जांपल लो कि ए जो है वो उसने प्रॉमिस किया था कि वो डिलीवर करेगा फर्नीचर बी को, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं मेंशन कि कब, और ए जो बी है वो उससे रिक्वेस्ट भी नहीं करेगा, ए अपने बिहाफ पर एट द फिक्स टाइम उसे भेज देगा। तो ए को ये फर्नीचर जो है वो विद इन अ रीजनेबल टाइम भेजना चाहिए, नॉट ईयर्स लेटर। अब सपोज करें ए की जो है वो वेडिंग है, उसे फर्नीचर चाहिए, और जो प्रॉमिस ही है वो क्या कर रहा है कि वेडिंग के बाद जो है वो दे रहा है, ठीक है। और वेडिंग के 2-3 साल बाद जो है वो दे रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। तो जो रीज़नेबल टाइम है वो फिर फिक्स नहीं है, ठीक है। द प्रोमिसर मस्ट परफॉर्म द प्रॉमिस, कि जो प्रोमिसर है वो प्रॉमिस को खुद फुलफिल करना चाहिए उसे, विदाउट द प्रोमिसी आस्किंग फॉर इट, मतलब कि प्रोमिसी के कहने के बगैर उसे प्रॉमिस को खुद फुलफिल करना चाहिए हर हाल में, ठीक है। और टाइम अगर मेंशन नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, मस्ट का मतलब होता है हर हाल में आपने करना है, देन द प्रोमिसर मस्ट डू इट विद इन अ रीजनेबल टाइम। मतलब ये है कि इन इजी वर्डिंग कि अगर टाइम मेंशन नहीं है, ठीक है, तो प्रॉमिस आपने फुलफिल करना है विद इन अ रीजनेबल टाइम, ठीक है, विदाउट द प्रॉमिस ही आस्किंग फॉर इट। और जो प्रॉमिस ही है उसे कहने की भी ज़रूरत ना पड़े, और आप उसका प्रॉमिस जो है वो विद इन अ रीजनेबल टाइम आप उसे फुलफिल कर दें, ठीक है। हमारे पास सेक्शन नंबर 44, ठीक है। सेक्शन नंबर 44 का मतलब है इफेक्ट ऑफ रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रोमिसर, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि प्रोमिसर और प्रोमिसी क्या होता है। प्रोमिसर और प्रोमिसी का ये रिलेशनशिप है कि पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए कि अली, अहमद, उस्मान, इन तीनों ने प्रॉमिस किया है सी से कि हम आपको 30,000 रुपीज़ देंगे। तो प्रॉमिसी बेसिकली वो होता है जिससे बेनिफिट रिसीव होता है, ठीक है। और प्रॉमिसर वो होता है जो प्रॉमिस करते हैं, ठीक है। अब वो ये कहता है कि अगर ए बी सी ने डी से प्रॉमिस किया था, तो अगर उनमें से अगर आप सपोज करें कि जो प्रॉमिसी है वो किसी एक को रिलीज़ कर देता है, तो उसका क्या इफेक्ट है, ठीक है। तो ये सेक्शन हमें ये कहते हैं कि व्हेन 2 or more पीपल मेक अ जॉइंट प्रॉमिस, जैसे दो या फिर दो से ज़्यादा लोग जिस वक्त मिलकर एक साथ कोई प्रॉमिस करते हैं, और इन केस के प्रॉमिस ही क्या करता है, यानी कि डी उनमें से किसी एक को रिलीज़ कर देता है, तो जो बाकी दो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब किसी एक के रिलीज़ कर देने से बाकी दो रिलीज़ नहीं हो जाते। ऑल्सो कि उस पर्सन को जिसने उसे रिलीज़ किया है, ठीक है, वो अब प्रोमिसी की तरफ तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स प्रोमिसी राइट नाउ, बट ही इज़ स्टिल रिस्पॉन्सिबल टू द अदर जॉइंट प्रोमिसर। लेकिन वो अभी भी बाकी जॉइंट प्रोमिसर की तरफ रिस्पॉन्सिबल है। दे डू नॉट गेट कम्प्लीटली फ्री, वो कम्प्लीटली फ्री नहीं होते, ठीक है। अब हमारे पास याद रखो कि ए बी एंड सी है,
उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो 30,000 पे करेंगे डी को। अगर डी ये कहता है कि मैं ए को फॉरगिव कर देता हूँ और मैं ए से अब पैसे नहीं मांगूंगा, तो बी एंड सी जो हैं वो क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो अभी भी डी को पे करेंगे। ठीक है, बी एंड सी स्टिल रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि सी को रिलीज़ करने से ए और बी का प्रॉमिस नहीं ख़त्म हो जाएगा, उन्हें अपनी ड्यूटी फुलफिल करनी होगी। अब जो डी था उसने तो ए को रिलीज़ कर दिया, लेकिन जो डी है वो अब प्रॉमिस ही को तो नहीं देगा, ठीक है, लेकिन जो प्रॉमिसर, जो जॉइंट प्रॉमिसर थे उनको वो देने के लिए अभी भी बाउंड है। मतलब ये कि बी एंड सी जो थे वो तो रिस्पॉन्सिबल थे, ए को उसने रिलीज़ कर दिया। अब बेशक ए जो है वो अब डी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन जो ए है वो बी एंड सी को उसे अभी भी पे करना है, ठीक है। तो ये सेक्शन हमें ये बताती है कि अगर आप किसी एक बंदे को रिलीज़ कर देते हैं तो किसी एक के रिलीज़ करने से सारे रिलीज़ नहीं हो जाते, ठीक है। और दूसरा वो ये कहता है कि बेशक प्रॉमिस ही उसे रिलीज़ करते, लेकिन जो बाकी उसके पार्टनर्स यानी जॉइंट प्रॉमिसर थे उनकी तरफ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। प्रॉमिस ही के रिलीज़ करने से जो आपके जॉइंट प्रॉमिसर थे उनके साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाती। ओके, नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन नंबर 45, डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। ठीक है, डेवोल्यूशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना या फिर किसी एक पर्सन से किसी दूसरे पर्सन में कोई राइट, ड्यूटी, लाइबिलिटी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी को पास ऑन करना या फिर ट्रांसफ़र करना, ठीक है। अब एग्जांपल समझो कि एक्स जो है, पहले हम एग्जांपल करेंगे देन हम पढ़ेंगे इस सेक्शन में क्या लिखा है, ठीक है। एक्स ने प्रॉमिस किया था कि वो डिलीवर करेगा या फिर वो ट्रांसफ़र करेगा 90,000 रुपीज़ ए बी एंड सी को जॉइंटली। मतलब एक्स जो है वो ए बी एंड सी को जॉइंटली 90,000 देगा। एक्स जो है वो एक्स जो है वो प्रॉमिसर है क्योंकि उसने प्रॉमिस किया है, और ए बी एंड सी जो है वो प्रॉमिस ही है। क्यों? क्योंकि उन्हें बेनिफिट रिसीव होगा, ठीक है। अब यहाँ पर याद रखना कि जो ए बी एंड सी हैं, ठीक है, वो मिलकर उससे क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। नन ऑफ देम अलोन कैन आस्क फॉर इट, और उनमें से कोई भी जो है अकेले नहीं क्लेम कर सकता, ठीक है। यानी इस सेक्शन में ये बताया जा रहा है कि जो आपके जॉइंट राइट्स होते हैं आप उन्हें सिर्फ जॉइंटली ही क्लेम कर सकते हैं। अब सपोज करें सिनेरियो 2 ये है कि अगर बी मर जाता है, ये जो ए बी एंड सी थे ये तीनों मिलकर क्लेम करेंगे कि हमें हमारे 90,000 रुपीज़ दो, लेकिन इन केस अगर बी मर गया उन तीनों में से तो फिर ए और सी तो क्लेम करेंगे लेकिन बी की जगह उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाएंगे, ठीक है। सिनेरियो 3 ये है कि अगर सारे मर जाएंगे, तो अगर सारे मर जाएंगे तो ए के भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बी के लिए भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव और सी के भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्लेम करेंगे। तो ये सेक्शन हमें ये बताती है कि व्हेन यू क्लेम समथिंग, व्हेन यू आस्क समवन टू फुलफिल हिज प्रॉमिस, ठीक है, देन इफ इट इज़ अ जॉइंट प्रॉमिस देन द प्रॉमिस कैन बी क्लेम जॉइंटली। प्रॉमिस आप सिर्फ जॉइंटली क्लेम कर सकते हैं अगर आपका वो जॉइंट प्रॉमिस था, आप इंडिविजुअल तौर पर क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। ऑल ऑफ देम कैन आस्क टू फुलफिल अ प्रॉमिस, ठीक है। लेकिन अगर उनमें से कोई एक मर जाता है, ये सेक्शन हमें ये बताती है कि वो सारे मिलकर जो है वो क्या कर देंगे, क्लेम करेंगे। लेकिन इन केस उनमें से कोई एक मर जाएगा तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इन केस सारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव मर जाएंगे तो फिर वो सारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या करेंगे, क्लेम कर सकते हैं।